महंगाई की मार, मानसून का बरसने से इनकार, अपने ही पाले मीडिया से तकरार, इस पूरी माहौल बंदी से अफसरशाही हैरान। ऐसे में मतदाता वोट देगा, ऐसा क्यों सोचती है मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं जो महंगाई से जुड़ा है, मानसून से जुड़ा है, मीडिया से जुड़ा है, अफसरशाही के रवैये से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मतदाता के मैंडेट यानी जनादेश से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये सवाल मोदी सरकार को लपेटे में ले रहा है कि ये सब हालात विपरीत हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार क्या 2024 में वापस आ पाएगी। महंगाई की मार का जिक्र कर लेते हैं, बारिश का, मानसून का जिक्र कर लेते हैं। अगस्त का महीना अल नीनो से प्रभावित रहा है। 36% बारिश अगस्त के महीने में कम हुई है। ओवरऑल मानसून 6% औसत से कम रहा है। जो बांधों की भराव क्षमता है वो 62% है 17 अगस्त तक, जो पिछले साल 76% थी। खरीफ की बुआई प्रभावित हो रही है। खरीफ की बुआई करीब 10% कम हुई है। और इसके रबी की बुआई पर भी फ़र्क पड़ेगा। रबी यानी जो अगले साल चुनाव के समय फसल बाज़ार में आएगी, और खरीफ यानी जो इस साल विधानसभा चुनाव से पहले फसल बाज़ार में आएगी। तो दो फसलें जब नहीं होंगी तो वोटों की फसल कैसे काट पाएंगे मोदी जी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए महंगाई से शुरुआत करते हैं। प्याज के दाम अभी 5 रुपये प्रति किलो थोक के बाज़ार में बढ़े, और मोदी सरकार इस कदर घबरा गई कि निर्यात शुल्क 40% कर दिया गया। इससे पहले आप जानते हैं कि जो गैर बासमती सफ़ेद राइस है, चावल है, उसके निर्यात पर रोक लगाई गई थी। चीनी के निर्यात पर रोक लगाई गई, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई, और इसके साथ साथ तूर और उड़द की दाल की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई। यानी व्यापारी इससे ज़्यादा एक निश्चित रकम तय कर दी गई, क्वांटिटी की इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। फिर बाज़ार में चावल और गेहूं FCI ने बड़े पैमाने पर इश्यू किया ताकि भाव कंट्रोल में रहें। तो ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, पूरा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था काबू में नहीं आ रही। और मोदी जी हों चाहे पार्टी के दूसरे नेता हों, दनादन दौरों पर निकले हुए हैं। इन दौरों पर चुनावी भाषण देने में लगे हुए हैं। इससे अच्छा तो अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकर, ईमानदार अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकर कोई पॉलिसी तय करनी चाहिए थी, तो वो शायद बेहतर रहता। और ये सब सीमा जो मैंने कहा कि रोक लगाई गई निर्यात पर, क्यों रोक लगाई गई? क्योंकि सब्जियों के दाम 37% बढ़ गए। अनाज की कीमतों में 13% का उछाल आया। दाल की कीमतें 13.25% बढ़ गई, 13.27%। मसालों के दाम 21.63% बढ़ गए। दूध और दूध से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनके दाम 8.34% बढ़ गए। लेकिन कहानी भविष्य की और ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। आगे और ज़्यादा भयावह मंजर नज़र आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, वो हमें और आपकी जेब को ये बहुत प्रभावित करने वाला है। देखिए, जुलाई में तूर के दाम 34% और मूंग के 10% बढ़े हैं। खरीफ में 10% बुआई, अभी जो खरीफ की जो बुआई चल रही है वो 10% कम हुई है दालों को लेकर। दाल का उत्पादन वैसे ही कम हो रहा है, दाल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्पादन और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि बुआई ही कम हुई है। तो दाल के दाम कहाँ जाएंगे, कितना आगे पहुँचेंगे, आप इसका सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मानसून रूठा हुआ है, जिसकी मैंने आपसे बात कर ली, और इसका रबी की बुआई पर भी फ़र्क पड़ना है, क्योंकि फिर नमी उतनी नहीं मिलती ज़मीन को जितनी नमी चाहिए होती है। 115 लाख हेक्टेयर में अभी दलहन की बुआई हुई है। उड़द की बुआई 6.4% कम हुई है। हम और आप उड़द, मूंग आमतौर पर यही दाल खाते हैं। तूर की बुआई 15.3% कम हुई है, और इस बुआई के बढ़ने के भी आसार नहीं है, पहली बात। दूसरा, दालें हमारे लिए प्रोटीन का सबसे रिच स्रोत है गरीब आदमी के लिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको? या तो चिकन में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा,
अंडों में मिल जाएगा, ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और हर आदमी खाता भी नहीं है। इसीलिए दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये वाली कहावतें कही जाती रही हैं। लेकिन दाल खाना भी क्या नसीब नहीं होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और खरीफ की फसल प्रभावित, रबी की फसल प्रभावित, यानी 2 चुनाव सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। मानसून अच्छा होता है तो खेती अच्छी होती है, खेती अच्छा होती है तो किसानों की जेब में पैसा आता है, किसानों की जेब में पैसा आता है तो भाव भी कम होते हैं बाज़ार में जिनसों के, जिससे शहर के लोगों को भी राहत मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्र में पैसा लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, खपत बढ़ जाती है सामान की। जो FMCG है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसमें मोटे तौर पर शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, तेल हुआ और दूसरे सौंदर्य प्रसाधन हुए, उसके अलावा कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इनका भी गांव के क्षेत्र में मार्केट बढ़ा है, खपत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। लेकिन ये खपत और कम हुई गांव के क्षेत्रों में बारिश नहीं होने के कारण। तो स्थितियाँ किस कदर भयावह हो सकती हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुल मिलाकर कैसे जनता झेलेगी इस महंगाई को, और अगर ये जनता इस महंगाई को नहीं झेल पाई, मौसम की मार को नहीं झेल पाई, तो फिर वो मोदी सरकार को कैसे झेलेगी 2024 में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और पूरी माहौलबंदी का देखिए असर हो रहा है। अभी आपको ने देखा होगा कि कैसे एक मंत्राणी ने एक मीडिया के एक शख्स के सवाल का किस तरह से जवाब दिया। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, आप लोग कई बार वो वीडियो देख चुके। लेकिन ये जो घमंड है, ये जो गरूर है, किस तरह सामने आ रहा था। और फिर उन पत्रकार महोदय को भी कहना पड़ा कि आप व्यक्तिगत तौर पर उतरेंगी तो आपको भी फिर व्यक्तिगत सवालों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ी सी ठंडी हुई। लेकिन फिर बाद में सुना है, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, बाद में फिर वही जो सियासत की अकड़ होती है, सत्ता में रहने की अकड़ होती है, वो फिर सामने आ गई। CAG ने इतने सालों से रिपोर्ट जारी नहीं की थी। और CAG कौन है? मुर्मू साहब हैं, जो गुजरात कैडर के आते हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर में भी लगाए गए थे और जम्मू कश्मीर से उनको हटाकर CAG लगाया गया था। तो वो रिपोर्ट क्यों सामने आ गई? क्या अफसरशाही को डर लगने लगा है कि सत्ता बदल जाएगी? आमतौर पर कहा जाता है कि सत्ता बदल रही होती है तो इसका आभास IAS IPS अफसरों को, अफसरशाही को, नौकरशाही को पहले अंदाज़ा हो जाता है, पहले पता लग जाता है। अब फिर उनको लगेगा कि उनकी गर्दनें नपेंगी जब पुरानी फाइलें खुलेंगी। आखिर मौखिक आदेश नेता देते हैं, साइन तो सारे के सारे आमतौर पर अधिकारी ही करते हैं, सचिवों के ही साइन करते हैं। कोलगेट में देखिए ना, बड़े बड़े लोग बच गए, लेकिन जो उस समय कोल विभाग में सचिव हुआ करते थे बेचारे, वो बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें सज़ा हुई है। जबकि वो क्या कर रहे थे? वो तो घर में कोयला का एक टुकड़ा भी नहीं लेकर गए होंगे, ना उनकी जेब में कोई पैसा गया होगा। तो कोयले की दलाली में काले हाथ जिनके वास्तव में हुए, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन तो क्या अफसरशाही इस चीज़ को समझ रही है? ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल उठते हैं। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में तोड़ कैसे निकलेगा, ये अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। और इसका फ़ायदा इंडिया कैसे उठा पाएगा, कांग्रेस कैसे उठा पाएगी, और जनता के बीच विकल्प के रूप में कैसे ले जाएगी कि हम होते तो हम ये स्थितियां इस रूप में सुधार देते। जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई फ़ायदा नहीं है कि देखिए मोदी जी ने मार डाला, देखिए मोदी, अरे मार डाला हमें पता है, लेकिन आप तो बताइए कि आप क्या करोगे, आप कैसे निजात दिलाओगे। अब कुछ लोग सवाल करते हैं क्या मनमोहन सिंह सरकार के टाइम महंगाई नहीं थी? महंगाई थी, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा कैसे बनी? भ्रष्टाचार से जोड़ा बीजेपी ने 2012-13 के अंदर। कोलगेट और 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, बीजेपी ने बड़ी चालाकी चतुराई से और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए मनमोहन सिंह सरकार को कोसा नहीं, कोसा तो सही, लेकिन उस रूप से नहीं कोसा, बल्कि जनता के बीच में जाकर कहा कि देखिए जो महंगाई बढ़ रही है, जो आप बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो आपकी तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है, जो आप सामान नहीं खरीद पा रहे, जो आप बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, इसके पीछे 2G घोटाला जिम्मेदार है, इसके पीछे कोलगेट घोटाला जिम्मेदार है, इसके पीछे कॉमनवेल्थ घोटाला जिम्मेदार है। ऐसे कह के उन्होंने वोटरों को कन्विंस किया
और उनको अपने पक्ष में वोट डालने के लिए एक तरह से मजबूर किया, सियासी रूप से मजबूर किया कि हम ही विकल्प दे सकते हैं। तो ऐसा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि साहब ये आगे कांग्रेस पर है, इंडिया पर है कि वो क्या तोड़ निकालते हैं, वो कैसे इसको भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं। 40% सरकारा से, 50% सरकारा से, डबल इंजन के फेल होने से, कुछ दो लोगों को, 3 लोगों को, कॉरपोरेट जगत को रियायतें देने से, बैंकों का जो एनपीए 12 लाख करोड़ करने से, भगोड़ों की मदद करने से या भगोड़ों को वापस लाने में कड़ी कार्रवाई ना करने की चीज़ें जोड़कर वो मोदी को निशाने पर लेते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं कि आप लोग महंगाई से इसलिए त्रस्त हैं क्योंकि मोदी जी ने ये कर दिया। कॉरपोरेट की मदद कर दी, अडानी अंबानी की मदद कर दी, भगोड़ों की मदद कर दी, भ्रष्टाचार में लिप्त जो नेता थे उनको पार्टी में शामिल कर लिया या उनका साथ ले लिया। तो ये एक नैरेटिव इस रूप में गढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कोई सियासी लाभ हो पाएगा। वैसे CSDS का लोक नीति के सर्वे की मैंने आपके सामने पहले एक वीडियो में चर्चा कर ही चुका था कि देश की 67% जनता बेरोज़गारी, महंगाई और गरीबी को बड़ा मुद्दा मानती है, सबसे बड़ा मुद्दा मानती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।